नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि और स्वागत है आप सभी का एहसास आईएएस एकेडमी चैनल पर। और इस वीडियो में पटवारी के जो स्टैटिक जीके से जो प्रश्न आ रहे हैं उसका फुल एनालिसिस पे आधारित ये वीडियो लेकर आए हैं, जिसके टॉप 50 प्रश्न आपको बताए जाएंगे इसमें। चलिए देखते हैं प्रश्नों को। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और जल्दी से बटन दबा दीजिए सब्सक्राइब वाला। चलिए देखते हैं प्रश्नों को। क्या है प्रश्न आपके लिए जो महत्वपूर्ण लगे एनालिसिस के आधार पर। तो देखिए, पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के पहले और एकमात्र शांति के नोबल पुरस्कार विजेता कौन है। क्या पूछा है कि एकमात्र और पहले शांति नोबल पुरस्कार विजेता कौन है। तो साथियों, कौन है? कैलाश सत्यार्थी। ऑप्शन बी आपका उत्तर होगा, कैलाश सत्यार्थी जी है मध्य प्रदेश के एकमात्र और शांति के नोबेल पुरस्कार विजेता। कब दिया गया था? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इनको नोबेल पुरस्कार किस वर्ष प्राप्त हुआ था और किस क्षेत्र में प्राप्त हुआ है इनको नोबेल पुरस्कार। काफ़ी महत्वपूर्ण व्यक्ति है मध्य प्रदेश के, ध्यान रखिएगा, इनके बारे में जानकारी रखिए, प्रश्न आने वाले हैं यहाँ से। चलिए अगला देखिए, मध्य प्रदेश का प्रथम जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है साथियों। प्रथम जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में आपको डिंडोरी दिख रहा है, तो ऑप्शन बी आपका उत्तर होगा, डिंडोरी। कौन है प्रथम राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान? वो है डिंडोरी साथियों, ध्यान रखिए। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न देखिए, होशंगाबाद को किस वर्ष संभाग बनाया गया था। ये पूरा प्राचीन बात हो रही है, जब पहले इसको संभाग बनाया गया था। तो वो कब बनाया गया था साथियों? 1980 में। कब बनाया गया था? 1980 में। बस्तर के साथ में, जो बस्तर था छत्तीसगढ़ का, उसके साथ में इसको भी संभाग बनाया गया था मध्य प्रदेश में। चलिए आगे बढ़िए, इसका नया नाम क्या कर दिया गया है? नर्मदापुरम। चलिए अगला प्रश्न देखिए साथियों, अगला प्रश्न आपके सामने है, एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध कहाँ स्थित है। क्या साथियों? एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध कहाँ स्थित है? तो ये है साथियों सिवनी में। कहाँ पर? सिवनी में। ऑप्शन बी आपका उत्तर होगा, सिवनी में। महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, बिल्कुल रट्टा मार लीजिए इन प्रश्नों को, आने वाले हैं परीक्षा में ये, और कुछ आ भी चुके होंगे इनमें से। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, संविधान सभा में किस प्रांत के प्रतिनिधि सर्वाधिक संख्या में थे। किस प्रांत से थे संविधान सभा में सर्वाधिक प्रतिनिधि साथियों? तो ये थे आपके संयुक्त प्रांत से। कहाँ से? संयुक्त प्रांत से सर्वाधिक प्रतिनिधि थे संविधान सभा में। जब संविधान का निर्माण किया जा रहा था, तो संविधान सभा गठन किया गया था, उसमें संयुक्त प्रांत से सर्वाधिक प्रतिनिधि चुने गए थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जाति प्रथा का विनाश। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। जाति प्रथा का विनाश पुस्तक के लेखक कौन है? जाति प्रथा का विनाश के पुस्तक के लेखक कौन है? तो मध्य प्रदेश से संबंधित व्यक्ति है। कौन है? डॉक्टर अंबेडकर। डॉक्टर अंबेडकर जी ने लिखी है जाति प्रथा का विनाश। महत्वपूर्ण पुस्तक है, याद कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखिए, भारतीय जनसंघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। भारतीय जनसंघ के प्रथम अध्यक्ष पूछ रहे हैं आपसे, प्रथम अध्यक्ष कौन थे भारतीय जनसंघ के। तो ये थे साथियों, कौन थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ऑप्शन डी आपका उत्तर होगा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे भारतीय जनसंघ के प्रथम अध्यक्ष। पिछली बार 2017 में इससे प्रश्न आ चुका है भारतीय जनसंघ से, आप देख लीजिएगा अपने अगर पुराने प्रश्न देखे हो तो। यहाँ पर इसका प्रथम अध्यक्ष आपसे पूछा गया था। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी साथियों। इंडिया हाउस की इतिहास से काफ़ी प्रश्न आ रहे हैं महत्वपूर्ण, मॉडर्न हिस्ट्री से प्रश्न। चलिए ये किसका उत्तर क्या होगा? इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? किसने की थी साथियों इंडिया हाउस की स्थापना? तो आपका उत्तर होगा श्यामजी कृष्ण वर्मा। कौन? श्यामजी कृष्ण वर्मा थे इंडिया हाउस के संस्थापक। कौन थे साथियों? श्यामजी कृष्ण वर्मा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रधानमंत्री को उसके पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है। क्या पूछा गया है? प्रधानमंत्री को उसके पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है। तो साथियों ये दिलवाते हैं महामहिम राष्ट्रपति जी। कौन दिलवाते हैं? महामहिम राष्ट्रपति जी। आपका आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न बताते हैं आपको। अगला प्रश्न क्या है साथियों? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये सारे प्रश्न आपको काफ़ी मदद करेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके लिए, पटवारी एग्जाम एनालिसिस पर आधारित है। इसी तरह के प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न क्या है, भारत के इतिहास में कौन सा वंश पितृहंता है साथियों। यहाँ पर पितृहंता वंश के रूप में विख्यात है। पितृहंता वंश कौन सा है? पितृहंता वंश साथियों, पितृहंता वंश कहा जाता है हर्यक वंश को। किसको? हर्यक वंश को। हर्यक वंश को पितृहंता वंश कहा जाता है। ये मगध का सबसे प्राचीन वंश भी माना जाता है। लगभग 544 के आसपास शासन कर रहे थे ये। और प्रथम शासक कौन था इसका? बिंबिसार था।
चलिए, बिंबिसार का राजवैद्य कौन था? जीवक था। और जीवक को कहाँ भेजा था बिंबिसार ने? बिंबिसार ने भेजा था चंड प्रद्योत के इलाज के लिए, पीलिया रोग से। इसलिए ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, मध्य प्रदेश से इसकी कड़ियाँ जुड़ती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी से काफ़ी प्रश्न आ रहे हैं, तो ये भी प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे साथियों? गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। ये कौन थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु। महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न है, हमारे पौधों में हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई है? कौन है इकाई? प्रकाश संश्लेषण की इकाई पूछी जा रही है आपसे साथियों। तो कौन है प्रकाश संश्लेषण की इकाई? तो ये होती है क्वांटोसोम। कौन सी? क्वांटोसोम या क्वांटोसोम, ये प्रकाश संश्लेषण की इकाई है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न साथियों आपके लिए, अगला प्रश्न है, मुंबई त्रिमूर्ति के नाम से कौन जाने जाते हैं? मुंबई त्रिमूर्ति कौन जाने जाते हैं साथियों मुंबई त्रिमूर्ति के नाम से? तो ये है आपके मेहता, तेलंग, तैयब जी। किनका नाम आएगा? ऑप्शन देख लीजिए, मेहता, तेलंग, तैयब जी। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, कालिदास जी से संबंधित प्रश्न आपके सामने। कालिदास कृत मतलब कालिदास की रचना कुमार संभवम में किसके जन्म की कथा का वर्णन मिलता है? किसके जन्म की कथा का वर्णन मिलता है कुमार संभवम में? तो साथियों मिलता है आपको कार्तिकेय के जन्म का। ऑप्शन बी आपका उत्तर होगा, कार्तिकेय के जन्म का वर्णन प्राप्त होता है कुमार संभवम नाटक में, जो कि कालिदास की है। और कालिदास की अन्य रचनाएं भी आपको पता होनी चाहिए, जैसे रघुवंशम, मालविकाग्निमित्रम आदि रचनाएं जो कालिदास द्वारा रचित है, काफ़ी परीक्षाओं में पूछी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न आपके सामने है, नाभिकीय विकिरण से शरीर का कौन सा अंग सबसे पहले प्रभावित होता है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों, वेरी आईएमपी लगा लीजिए इस पे, वेरी आईएमपी। क्या है? नाभिकीय विकिरण से शरीर का कौन सा अंग सबसे पहले प्रभावित होता है? तो साथियों ये है बोन मेरो। क्या? बोन मेरो, अस्थि मज्जा। ऑप्शन बी आपका उत्तर होगा, अस्थि मज्जा प्रभावित होती है सबसे पहले। किससे? नाभिकीय विकिरण या न्यूक्लियर रेडिएशन से। चलिए अगला प्रश्न देखते साथियों। अगला प्रश्न है, चिनार वन्यजीव अभ्यारण्य। चिनार वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है साथियों चिनार वन्यजीव अभ्यारण्य? तो ये है आपका केरल में। कहाँ पर? केरल होगा आंसर आपका, ऑप्शन सी, केरल में स्थित है चिनार वन्यजीव अभ्यारण्य। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न पर आ जाइए साथियों फटाफट से। अगला प्रश्न है आपके सामने, भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी साथियों? कौन थी भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष? तो ये थी मीरा कुमार। ऑप्शन सी आपका उत्तर होगा, मीरा कुमार थी भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो साथियों ये था लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। 1858 के आसपास इसको क्या बना दिया गया था? एक्ट चेंज करके 1858 के एक्ट के बाद 1857 की क्रांति जो हुई थी उसके बाद नया एक्ट लाया गया था, और इसको क्या बना दिया था साथियों? क्या बनाया था? वाइसराय। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम सभापति कौन थे? भारत के प्रथम सभापति कौन थे साथियों? कौन थे भारत के प्रथम सभापति? सभापति कौन थे? राधा कृष्णन। कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। क्योंकि जो उपराष्ट्रपति होते हैं वही राज्यसभा के सभापति बनते हैं, तो कौन होगा? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न आपके सामने है स्क्रीन पर आपकी। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वाधिक बार अध्यक्ष बनने वाले व्यक्ति। मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वाधिक अध्यक्ष बनने वाले या सर्वाधिक बार अध्यक्ष बनने वाले व्यक्ति कौन है? तो साथियों ये है वयोवृद्ध ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, दादा भाई नौरोजी। कौन? दादा भाई नौरोजी थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वाधिक बार अध्यक्ष बनने वाले व्यक्तियों में से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, इनमें से कौन सी धातु हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाई गई थी या पाई गई है? तो कौन सी धातु साथियों? सोना मिला था, तांबा मिला है, चांदी मिला है, कांसा बनाते थे। तो लोहा नहीं होगा, लोहा नहीं मिला था हड़प्पा में। ऑप्शन डी आपका उत्तर होगा, लोहा नहीं मिला।
चलिए अगला प्रश्न है, क्योंकि वैदिक काल से प्रारंभ होते हैं अतरंजी खेड़ा 1000 ईसा पूर्व के आसपास से भारत में लोहे के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। अगर पूछा जाए प्रथम साक्ष्य लोहे के कब प्राप्त होते हैं तो 1000 ईस्वी के आसपास अतरंजी खेड़ा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न आपके सामने है, इनमें से कौन सा नृत्य उत्तर भारत का एक शास्त्रीय नृत्य है? क्या है साथियों? इनमें से कौन सा नृत्य उत्तर भारत का एक शास्त्रीय नृत्य है? तो कौन सा है साथियों उत्तर भारत का? उत्तर भारत का आपका कथक होगा। उत्तर प्रदेश का कौन सा? कथक होगा। कथक है उत्तर भारत का, क्योंकि मोहिनीअट्टम, कथकली और भरतनाट्यम कहाँ के हैं? दक्षिण भारत, साउथ इंडिया के। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न है, नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी को क्या कहा जाता है? काफ़ी प्रश्न आ रहे हैं मिट्टियों से, आप देख रहे होंगे एनालिसिस परीक्षा के प्रश्न जो बताते हैं साथी मित्र आपको, तो उनमें आपको पता लग रहा होगा कि मिट्टियों से प्रश्न आ रहे हैं लगभग। तो ये कछारी मिट्टी के बारे में पूछा गया था, सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टियों में से एक है, तो कौन है कछारी मिट्टी? उत्तर था आपका जो प्रश्न आया था। लेकिन यहाँ पर क्या है, नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी को क्या कहा जाता है, ये प्रश्न पूछा गया आपसे। तो क्या होगा इसका उत्तर साथियों? इसका उत्तर होगा आपका कछारी मिट्टी। कौन सी मिट्टी? कछारी मिट्टी, क्योंकि काली मिट्टी बनती है आपके ज्वालामुखी उद्भेदन से, जो बेसाल्ट चट्टान होती है उसके अपरदन और विघटन से। पर्वतीय मिट्टी कहाँ? पर्वतों पर निर्माण होता है इसका। और लेटराइट मिट्टी अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में निर्मित होती है, जलवायु के आधार पर निर्माण होता है लेटराइट मिट्टी का। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या है, प्राचीन भारत का विश्वकोश कहा जाता है, किसे कहते हैं साथियों? प्राचीन भारत का विश्वकोश। प्राचीन भारत का विश्वकोश किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? पता हो तो कमेंट भी करते जाइएगा। कमेंट सेक्शन चालू रखिए, कमेंट सेक्शन चालू रखिए साथियों, कमेंट करते रहिए। चलिए इसका उत्तर बताते हैं आपको। प्राचीन भारत का विश्वकोश कहते हैं पुराणों को। ऑप्शन बी आपका उत्तर होगा, पुराणों को कहा जाता है प्राचीन भारत का विश्वकोश। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं साथियों। नेक्स्ट प्रश्न आपके लिए है, संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग संबंधी प्रावधान है, या वित्त आयोग का प्रावधान संविधान के कौन से आर्टिकल या अनुच्छेद में किया गया है? तो साथियों ये है आपका अनुच्छेद 280। अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग संबंधी प्रावधान किए गए हैं। और ये क्या करता है, इसका गठन कौन करता है? राष्ट्रपति जी करते हैं इसका गठन, और इसमें लगभग 5 सदस्य होते हैं। चलिए आगे देखिए, आपसे पूछा गया है प्रथम गठित 1951 में गठित वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? साथियों यहाँ से एक प्रश्न और बन सकता है कि प्रथम वित्त आयोग का गठन कब हुआ था, वर्ष पूछा जा सकता है आपसे, तो कब हुआ था? 1951। प्रथम अगर पूछे आपसे अध्यक्ष, तो प्रथम अध्यक्ष कौन थे जो प्रश्न आपके सामने है, तो ये थे केसी नियोगी। कौन थे? केसी नियोगी थे प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष, जो कि 1951 में गठन किया गया था। उसके अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे महामहिम राष्ट्रपति जी द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपके सामने, किस गुरु के काल में आदि ग्रंथ का संकलन हुआ था? सिख ग्रंथ है ये, सिख धर्म संबंधित ग्रंथ, महत्वपूर्ण ग्रंथ उनका, पवित्र ग्रंथ आदि ग्रंथ। तो एक संकलन किसके काल में हुआ था, किसके समय में हुआ था साथियों? तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा साथियों? इसका आंसर होगा आपका अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव के समय या काल में आदि ग्रंथ का संकलन किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न आपके सामने है, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है साथियों? विश्व की सबसे गहरी झील तो ये है बेकौल झील साथियों। कौन सी? बेकौल झील है विश्व की सबसे गहरी झील। और पर्ल ऑफ साइबेरिया किसे कहते हैं? कमेंट सेक्शन में बताइएगा फटाफट से, किसे कहते हैं पर्ल ऑफ साइबेरिया? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, भारत में सबसे प्राचीन जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, या जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो साथियों कौन सा है सबसे प्राचीन जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र? तो ये है नीलगिरी। कौन सा? नीलगिरी। 1986 में इसको बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया था, 1986 के आसपास। चलिए ये हो गया आपका सबसे प्राचीन जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र साथियों। अब आगे बढ़ते हैं। गांधार कला एवं संस्कृति से प्रश्न साथियों। गांधार कला किस वंश के काल में विकसित हुई थी? गांधार कला किस वंश के काल में विकसित हुई थी साथियों? गांधार कला, तो ये साथियों आपका उत्तर होगा कुषाण काल में, कनिष्क प्रथम के समय में। कब? कुषाण काल में कनिष्क के द्वारा इसका विकास में बहुत बड़ा योगदान दिया गया था। कौन सी कला? गांधार कला और मथुरा कला में। कौन सी कला में? गांधार और मथुरा कला कुषाण काल से संबंधित है। और कुषाण के कनिष्क के राज्य वैद्य कौन थे? कमेंट करके बताइएगा। और नागार्जुन किससे संबंधित थे? ये कुषाण काल में ही थे और इनके दरबार में थे। इसके दरबार में भी लगभग 9 रत्न
उपस्थित थे, किसके? कनिष्क के, जो कि कुषाण वंशी महानतम शासक था और उसने पांचाओं को हराया था। किसका? चाइना का जो शासक था, सेनापति, उससे युद्ध हुआ था। उसमें उसने प्रथम बार तो पराजय हासिल हुई, लेकिन सेकंड टाइम में उसने पांचाओं को पराजित कर दिया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी। कहाँ पर थी साथियों? विश्व में सबसे प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था पूछा गया आपसे। कहाँ पर? विश्व में सबसे प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी साथियों वैशाली में। कहाँ पर? वैशाली गणराज्य में थी। क्या थी? गणतंत्रात्मक व्यवस्था, वो भी विश्व में सर्वप्रथम। विश्व की बात हो रही साथियों, भारत की नहीं हो रही है। भारत में भी यही होगा अगर प्रश्न आएगा, लेकिन यहाँ पर विश्व की बात हो रही है। छठी शताब्दी ईसा पूर्व की बात हो रही है, बुद्ध काल की बात हो रही है। आपसे बुद्ध काल पूछा जाए या आपसे महावीर का काल पूछा जाए तो तब भी आपका आंसर क्या होगा साथियों? वैशाली ही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। भारत की सबसे पुरानी पर्वतमाला कौन सी है? सबसे पुरानी पर्वतमाला, सबसे पुरानी पर्वतमाला भारत की कौन सी है? तो कौन सी है साथियों? अरावली। कौन सी है? अरावली पर्वत श्रेणी भारत की सबसे प्राचीन पर्वतमाला है। अगला प्रश्न देखते हैं। मंदिरों से संबंधित प्रश्न जो कि काफ़ी पूछे जाते रहते हैं। क्या प्रश्न है? हम्पी के विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण किसने कराया था? हम्पी के विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण किसने कराया था? किसने कराया था? किसने कराया था इसका निर्माण? इसका निर्माण कराया था कृष्णदेव राय ने। कृष्णदेव राय ने कराया था हम्पी के विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण। और एक मंदिर और बनवाया था इन्होंने हम्पी में। कौन सा? हजारा स्वामी मंदिर। हजारा स्वामी मंदिर भी बनवाया था इन्होंने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, और तेलुगु का स्वर्ण काल किसके काल को कहा जाता है? तो आपका उत्तर क्या होगा? कृष्णदेव राय, जो कि विजयनगर साम्राज्य के शासक थे। 1509 से 1530 के आसपास इनका शासनकाल रहा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। टिटनस रोग किसके कारण होता है साथियों? रोग से संबंधित प्रश्न, सामान्य विज्ञान। किसका रोग? कौन सा रोग? टिटनस रोग। इसका कारण कौन होता है? जीवाणु, विषाणु, गुणसूत्र त्रुटि या कवक? तो इसका उत्तर क्या होगा साथियों? जीवाणु, बैक्टीरिया का कारण होता है टिटनस रोग। किसके कारण होता है? बैक्टीरिया के कारण होता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आपके लिए। अगला प्रश्न है, खारवेल का इतिहास जानने का एकमात्र स्रोत है। खारवेल का इतिहास जानने का एकमात्र स्रोत साथियों, एकमात्र चीज़ें पूछी जाती है परीक्षा में। एकमात्र स्रोत कौन सा है? तो ये है साथियों हाथी गुम्फा अभिलेख। कौन सा? हाथी गुम्फा अभिलेख। इसमें उसके शासन के 13 वर्षों तक की जानकारी लगभग प्राप्त होती है और उदयगिरी गुफाओं में प्राप्त होती है उड़ीसा की। और इसने जिनसेन की प्रतिमा, जो महापद्मानंद, जो कि नंद वंश का संस्थापक था मगध में, चंद्रगुप्त मौर्य से पहले, मौर्य वंश से पहले, वो जो मूर्ति उठा के ले गया था उसको ये वापस लेके आया था, जिनसेन की प्रतिमा। कहाँ से? मगध से, युद्ध जीतकर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बारदोली सत्याग्रह के दौरान, बारदोली सत्याग्रह साथियों सरदार वल्लभ भाई पटेल संबंध रहे हैं इनसे। तो बारदोली सत्याग्रह के दौरान मुंबई प्रेसिडेंसी के गवर्नर कौन थे? आपसे पूछा गया है कि बारदोली सत्याग्रह जब हुआ था उस समय मुंबई प्रेसिडेंसी के गवर्नर कौन थे साथियों? तो कौन थे गवर्नर उस समय? तो ये थे लेस्ली विल्सन। कौन थे साथियों? लेस्ली विल्सन। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न है, आधुनिक चाणक्य की संज्ञा दी जाती है। आधुनिक चाणक्य, आधुनिक चाणक्य किसे कहा जाता है साथियों? ये कहा जाता है द्वारिका प्रसाद मिश्र। महत्वपूर्ण व्यक्ति, ध्यान रखिए, किसे कहते हैं? आधुनिक चाणक्य, द्वारिका प्रसाद मिश्र। और आधुनिक मनु की संज्ञा किसे दी जाती है? आधुनिक मनु की संज्ञा किसे दी जाती है साथियों? तो वो है बी आर अम्बेडकर। कौन? बी आर अम्बेडकर को कहा जाता है आधुनिक मनु। और आधुनिक चाणक्य आपका क्या हो गया? पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वह उत्कृष्ट गैस कौन सी? उत्कृष्ट गैस, नोबल गैस या निष्क्रिय गैस जो वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, समूह 18 के अंतर्गत आती है उत्कृष्ट गैसें साथियों। आवर्त सारणी में समूह 18 के अंतर्गत आती है उत्कृष्ट गैसें। चलिए इसका आंसर क्या होगा? कौन सी सर्वाधिक मात्रा में वायुमंडल में पाई जाती है? तो ये होगा आर्गन। कितना? 0.93 कुछ होता है। इसका सटीक पता नहीं है अभी मेरे को। जब आप देख लीजिए एक बार या कमेंट कर दीजिए। छठे के बाद में बताएंगे आपको, जब साइंस पढ़ाएंगे उस क्लास में बता देंगे आपको। प्रथम भारतीय साम्राज्य, अगला प्रश्न देखिए। प्रथम भारतीय साम्राज्य किस शासक द्वारा स्थापित किया गया था? क्या साथियों? प्रथम भारतीय साम्राज्य किस शासक द्वारा स्थापित किया गया था? तो साथियों कौन होगा आंसर? चंद्रगुप्त मौर्य। कौन होगा? चंद्रगुप्त मौर्य आपका आंसर होगा। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित करने वाला कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। किसके साथ में? कौटिल्य के साथ में मिलकर किया था।
चलिए अगला प्रश्न देखिए, चाणक्य का बचपन का नाम, ये आपके सामने आ गए कौटिल्य जी। कौटिल्य जी आ चुके हैं आपके सामने, चाणक्य जी। तो क्या पूछा गया, इनके बचपन का नाम क्या था? इनका बचपन का नाम था साथियों विष्णुगुप्त। क्या नाम था? विष्णुगुप्त, ऑप्शन सी, विष्णुगुप्त नाम था इनका चाणक्य का बचपन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पाटलिपुत्र स्थित चंद्रगुप्त के महल, कौन सा महल? पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त के महल को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है। मतलब किसने प्रकाश में लाया था, उसको किसने खोजा था, या खोज कार्य किया था, या उत्खनन कार्य किया था महल को खोजने के लिए? तो वो कौन थे साथियों? स्नूपर महोदय। कौन थे? स्नूपर महोदय थे साथियों। कौन थे? स्नूपर महोदय। ध्यान रखिए, पाटलिपुत्र स्थित चंद्रगुप्त के महल को प्रकाश में लाने वाले व्यक्ति या इतिहासकार, उत्खननकर्ता। चलिए अगला प्रश्न देखिए, शक संवत का प्रवर्तक कौन है साथियों? जिसे भारतीय कैलेंडर को अपनाया गया है, तो इसके प्रवर्तक कौन थे? कनिष्क प्रथम, कुषाण शासक। कौन? कनिष्क प्रथम। 78 ईस्वी, 78 एडी, 78 एडी में इसका प्रारंभ माना जाता है, जब कनिष्क प्रथम ने अपनी राजगद्दी पर विराजमान हुए थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम शासक जिसने अस्पताल और औषधि बाग का निर्माण कराया था, कौन था साथियों जिसने अस्पताल और औषधि बाग का निर्माण कराया था? तो साथियों ये था सम्राट अशोक। कौन था? सम्राट अशोक। कहाँ पर है ऑप्शन आपका? ऑप्शन सी, सम्राट अशोक उत्तर होगा आपका। क्या उत्तर होगा? सम्राट अशोक। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? फिर आपके सामने सम्राट अशोक से प्रश्न, सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि क्या लिया गया यहाँ से भारत का, कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्यों महत्वपूर्ण है सारनाथ स्तंभ, किसने करवाया था इसका निर्माण? आपको आंसर होगा सम्राट अशोक। लेकिन सारनाथ स्तंभ के ये महत्व या प्रसिद्धि का कारण आप कमेंट सेक्शन में बताइए। अगला प्रश्न देखिए, फिर सम्राट अशोक से प्रश्न फिर आपके सामने, अशोक के शिलालेख किस भाषा में प्रयोग, शिलालेखों में किस भाषा का प्रयोग किया गया है? किसके शिलालेखों में अशोक के किस भाषा का प्रयोग हुआ है? तो साथियों वो है प्राकृत भाषा। ऑप्शन डी उत्तर होगा, प्राकृत भाषा का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न है, भारत पर दूसरे हूण आक्रमण का नेतृत्व किया था। ये हूण आक्रमण गुप्त काल में शुरू हुए थे और काफ़ी महत्वपूर्ण रहे, जिसने गुप्त को काफ़ी कमज़ोर कर दिया और पतन की ओर उन्मुख उनको कर दिया था, गुप्त वंश को। तो दूसरे आक्रमण के नेतृत्व किसने किया था साथियों? ये किया था तोरमान ने। किसने? तोरमान ने किया था दूसरे हूण आक्रमण का नेतृत्व। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न, एलोरा गुफाओं का निर्माण कौन से शासकों ने कराया था साथियों? एलोरा गुफाओं का निर्माण कौन से शासकों ने कराया था? अजंता एलोरा गुफाओं का निर्माण तो ये कराया था राष्ट्रकूट शासकों ने करवाया था एलोरा गुफाओं का निर्माण। चलिए अगला प्रश्न, सम्राट अशोक का उसके शिलालेखों पर सामान्यतः नाम कौन सा प्राप्त होता है साथियों? सामान्यतः कौन सा नाम प्राप्त होता है अशोक का उसके शिलालेखों पर? तो साथियों ये प्राप्त होता है प्रियदर्शी। कौन सा नाम प्राप्त होता है? प्रियदर्शी का नाम प्राप्त होता है, प्रियदर्शी नाम प्राप्त होता है अशोक का उसके शिलालेखों पर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे प्राचीनतम विहार कौन सा है? भारत का सबसे प्राचीनतम विहार, प्राचीनतम सर्वाधिक प्राचीन विहार कौन सा है? ऑप्शन देख के उत्तर दीजिए। आपका उत्तर होगा ऑप्शन के अनुसार नालंदा। कौन सा होगा साथियों? नालंदा। ऑप्शन सी उत्तर होगा आपका नालंदा। यहाँ पर नालंदा आपका उत्तर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है आपके सामने, मौर्यकालीन शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? मौर्यकालीन शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन था साथियों? तक्षशिला। तक्षशिला से प्रश्न आ चुका है आपके सामने, किसकी राजधानी थी ये पूछा गया था। तो यहाँ पर प्रसिद्ध शिक्षा का केंद्र भी था ये, कब? मौर्य काल में। और चंद्रगुप्त मौर्य की शिक्षा दीक्षा भी यहाँ हुई थी। और चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त यहाँ क्या करते थे? अध्यापन का कार्य भी करते थे। तो ये थे साथियों महत्वपूर्ण प्रश्न स्टैटिक जीके से, जो कि पटवारी 2023 परीक्षा में आने वाले प्रश्नों के हिसाब से आपको दिए गए हैं कि इनकी काफ़ी संभावना है जो परीक्षा में आ सकते हैं। इसी तरह के और प्रश्न आपको मिलते रहेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों। चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आप चैनल को लाइक नहीं करते हो, वीडियो को लाइक नहीं करते हो, लाइक कर दिया करो, अच्छा लगता है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।